स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंग्लिश गुरुकुल में। मेरा नाम है विनय शर्मा और मैं आपको पढ़ाता हूँ इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हमारा जो पिछला लेक्चर था उसको आपने काफी अप्रिशिएट किया, काफी प्यार मिला है आप लोगों का, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये प्यार ही मुझे और ज्यादा मोटिवेट करता है कुछ बेहतर करने के लिए, आपके लिए और ज्यादा बेहतर कंटेंट बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि जो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी था और आप इसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो हम इसको आज फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और इसमें जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स बच गए हैं उनको भी हम आज स्टडी करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो वाला कॉन्सेप्ट है आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए और कोई भी कॉन्सेप्ट रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड आपका अनक्लियर ना हो, कुछ भी छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे आज की क्लास। मैंने बोर्ड पे 7-8 सेंटेंसेस आपके लिए लिख दिए हैं। हम इन सेंटेंस को देखते हैं और पता लगाते हैं कि कहां कौन से सेंटेंस में कौन से वाला रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा और क्यों होगा, उसके लॉजिक को हम पहचानने की कोशिश करते हैं। हमारा वही तरीका है, हम हर सेंटेंस को पहले ब्रेक करेंगे और हर वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, आई मेट रोहन डैश वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आई मेट whom का रिप्लाई आ गया तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर से हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी, ये हमारी मेन वर्ब होगी, फ्रॉम प्रेपोजिशन हो गया और स्कूल इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब जैसे आपने सेंटेंस को देखा तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, तो ये चीज तो कंफर्म होगी कि विच का यूज यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे। हम क्या यूज करेंगे, हम या तो हु को यूज करेंगे या हुम को यूज करेंगे, या फिर जो दैट है वो दोनों ह्यूमन बीइंग के लिए भी यूज हो जाता है, नॉन लिविंग के लिए भी यूज हो जाता है और एनिमल्स के लिए भी यूज हो जाता है। तो इन तीनों में से ही कोई एक हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है। तो पहले हम देखेंगे जो हमारा जो दैट था ना वो कब लगता है, वो किसी डिफाइनिंग डेफिनेट एंटीसीडेंट के लिए लगता है। यहाँ पे हमारा एंटीसीडेंट है रोहन। क्या हम इसको कुछ डिफाइन कर रखा है, क्या इसको हमने स्पेसिफाई कर रखा है, नहीं कर रखा है, सिंपल है। तो यहाँ पे अब क्या बच गया हमारा, अब बच गया या तो हु या फिर हुम। अब हुम का लगता है, हुम को हम तभी यूज करते हैं सेंटेंस में जब हमें एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो। इस सेंटेंस में आप देखिए कि हमारे जो सब्जेक्ट है और वर्ब के पेयर क्या बराबर बराबर बन रहे हैं। इस वाले क्लॉज में एक यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब होगी। उसके बाद वाला जो क्लॉज है यहाँ पे क्या है, हमारी वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट तो है ही नहीं। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो हुम को तो हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे हमारा लग जाएगा हुम। ठीक है, आई मेट रोहन, सॉरी हु, यहाँ पे हमारा हु लगेगा क्योंकि हुम नहीं लग सकता, क्योंकि हुम तो हम तब लगाते जब हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो हमारा बन जाएगा आई मेट रोहन हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। ठीक है, समझ आ गया। अब हम सेकंड वाले सेंटेंस में चलते हैं। ये कहता है ही इज द बॉय वर्क्स हार्ड। चलो ब्रेक करते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब होगी, यही हमारी मेन वर्ब है। क्योंकि कोई इसमें एक्शन नहीं हो रहा तो बॉय से क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। और यहाँ पे वर्ब्स क्या है, एक और वर्ब होगी और हार्ड क्या हो गया, इसका एडवर्ब हो गया, इस वर्ब को क्वालिफाई करने वाला। अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर से बात किसकी हो रही है, बॉय की बात हो रही है। तो दैट मीन्स एक बार फिर से हम विच तो नहीं लगा पाएंगे। अब हमारे पास बच गए वही हु, हुम और दैट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हम इसको हमने डेफिनेट बना रखा है, बना रखा है। द वर्ड हमने द लगा आर्टिकल लगा के हमने इसको डेफिनेट बना रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हु भी आ जाएगा और दैट भी आ जाएगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब कोई भी एंटीसीडेंट आर्टिकल द से डेफिनेट बनाया गया हो तो वहां पे हमारा दैट भी लग सकता है या हु या विच भी लग सकता है। क्योंकि जो द आर्टिकल है, जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं ना वो वीक एडजेक्टिव होते हैं, वीक डिटरमाइनर होते हैं, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उतना एम्फेसिस नहीं डाल पाते जितना हमें चाहिए होता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे हमारा हु भी लग जाएगा और दैट भी लग जाएगा। दोनों ही इस केस में
हमारे ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको प्रेफर करना हो एग्जाम में इन दोनों के ऑप्शन आपको मिल जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम दैट को रेफर करेंगे हु की जगह पे। अब यहाँ पे हुम क्यों नहीं लगाएंगे, कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे हमारे को सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, यहाँ पे हमको वर्ब मिल गई लेकिन सब्जेक्ट नहीं मिला। हमारा जो सब्जेक्ट और वर्ब का जो पेयर है वो कंप्लीट नहीं हुआ। सब्जेक्ट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे, हुम को नहीं यूज करेंगे, वहां पे हम हु को यूज करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं, वही ब्रेक करते हैं। राम हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इज यहाँ पे हमारी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे तो उसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। राम इज व्हाट, राम एक बॉय है तो बॉय यहाँ पे एक नाउन आ गया जो क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। कैसा लड़का है वो टैलेंटेड है तो इस बॉय को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड है नाउन से पहले वो क्या होगा, एडजेक्टिव है। अब कितना टैलेंटेड है उसको बताया इस वर्ड ने, मोस्ट ने जो थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री है तो इसने क्या काम किया, इस टैलेंट को आगे क्वालिफाई कर दिया कि मोस्ट टैलेंटेड है। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो गया और द हमारा आर्टिकल हो गया। ये हमारा फर्स्ट क्लॉज को हमने ब्रेक कर दिया। अब सेकंड क्लॉज में हम करते हैं। आई हमारा सब्जेक्ट होगा, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सीन हमारा मेन वर्ब हो गया और एवर इसको क्वालिफाई करने वाला वर्ब को जो क्वालिफाई कर दे वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बॉय की। बॉय एक ह्यूमन बीइंग है तो इसका मतलब वही हो गया कि विच तो यहाँ पे यूज नहीं होगा। अगर विच यूज नहीं होगा तो बच गया हमारे पास हु, हुम और दैट। अब सबसे पहले बात करते हैं हुम की। क्या हुम को हम यूज कर सकते हैं, हुम कब यूज होगा, जब हमें एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो। तो हम ये देख लेते हैं कि सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट पूरे हैं या नहीं है। तो यहां में हम देखेंगे कि यहाँ पे राम आ गया और इसका ये आ गया वर्ब आ गई, यहाँ पे आई आ गया, यहाँ पे भी वर्ब आ गई, यानी कि दोनों चीजें हो गई हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हुम यूज कर दूंगा यहाँ पे, यानी कि सब्जेक्ट तो मेरे पूरे हो गए, मुझे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो मैं हुम यूज कर दूं, नहीं यूज कर पाएंगे। आप दैट का यूज करिए जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए उसके साथ हमारा जो एंटीसीडेंट है तो उस केस में क्या हो गया, उसने इसको एक डेफिनेट क्लोज बना दिया, डिफाइनिंग क्लोज बना दिया। हमारा जो एंटीसीडेंट है वो डेफिनेट होगा, ही इज द मोस्ट टैलेंटेड, बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया है, एम्फेसिस पूरा उस बॉय पे डाल दिया है। तो उस केस में हमारा केवल एक ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, दैट। पिछले लेक्चर में फिर रिवाइज कर लीजिए, जो दैट का जो यूज है वो नॉन लिविंग के साथ यूज होगा, थिंग्स के लिए यूज होगा और ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी यूज होगा। कैसे यूज होगा, जब जिस नाउन को, जिस एंटीसीडेंट को वो रेफर कर रहा है वो एक डेफिनेट नाउन हो, उससे एक डिफाइनिंग क्लॉज बनने वाला हो। डिफाइनिंग क्लॉज हम बना रहे हो तभी हम दैट को यूज करेंगे और वहां पे उस केस में कोई और रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हमने देख लिया, उसके हमने कहा ऑल, द सेम, द फ्यू, एवरीवन, नन, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री जब आ जाए तो यहाँ पे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आई इस केस में, तो दैट मींस ये क्या हो गया, हमारा एक डिफाइनिंग क्लॉज बन गया। यहाँ पे हमारा जो एंटीसीडेंट है वो डेफिनेट हो गया है, स्पेसिफाइड हो गया है। और तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना हु यूज करेंगे ना हम हुम यूज करेंगे, सिर्फ एक ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा एंड दैट इज दैट। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आइए। आई हैव अ सन, आई डैश आई लव वेरी मच। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सन की बात हो रही है, फिर से ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, तो दैट मींस हमारा यहाँ पे विच तो नहीं होगा। क्या बच गया, क्या सन को स्पेसिफाई किया गया है, आर्टिकल यूज किया। आपको पता है और एन जो हमारे आर्टिकल है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, वो डेफिनेट नहीं बनाते किसी भी नाउन को। दैट मींस अब यहाँ पे दैट भी यूज नहीं होगा। तो अब क्या यूज करेंगे, अब बच गया हमारे पास हु या हुम। अब हु कहां पे यूज होगा, हम सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर बनाएंगे। अगर हमारे पेयर पूरे बन रहे हैं तो हम हु यूज करेंगे, अगर हमारे पेयर बन रहे हैं तो हम हु यूज नहीं करेंगे, हम हुम को यूज करेंगे, क्योंकि हुम की हमें जरूरत कब पड़ती है, जब हमारे को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में उसको यूज करना हो। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। दूसरे क्लोज में ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, लव हमारी वर्ब होगी, यानी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट तो अब नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिएगा। ऑब्जेक्ट चाहिएगा तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हूं।
ये हमारे हूं का भी सेंटेंस आ गया, हु का भी सेंटेंस आ गया, दैट का भी सेंटेंस आ गया। हमने लॉजिक को भी जान लिया कि कहां हमने दैट को यूज किया था, कहां हमने हु को यूज किया, कहां हम whom को यूज करेंगे। whom को कहां यूज करेंगे, जब हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर कंप्लीट बन जाए, यानी कि सब्जेक्ट की सेंटेंस में और रिक्वायरमेंट ना हो, हमें एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे whom को। अगर सब्जेक्ट्स कम पड़ रहे हैं वर्ब के अकॉर्डिंग, तो हम वहां पे यूज करेंगे who को। तो ये एक चीज है जो आप यहाँ पे समझिएगा कि जो हमारा ह्यूमन बींग्स को जब रेफर करने की बात आती है, तो वहां पे हु और हुम दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। लेकिन जब बात आती है नॉन लिविंग की और एनिमल्स की, तो वहां पे अकेला विच ही काम करता है। विच के केस में हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत हमें सिर्फ हु और हुम के केस में पड़ती है। जब हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम हुम को यूज करते हैं, और जब हमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम यूज करते हैं हु को। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। I bought a house dash is located near bus stand। अब बात हो रही है हाउस की, जो कि एक नॉन लिविंग आइटम है। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, हु और हुम का हमारा कोई काम यहाँ पे नहीं बचेगा। अब दो ही हमारे पास बच गए हैं, या तो विच को यूज करेंगे या फिर हम दैट को यूज करेंगे। अब इसमें आप देखिए, यहाँ पे क्या मैंने हाउस को स्पेसिफाई कर रखा है, नहीं कर रखा है। ए आर्टिकल है, ए आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, जो कि नाउन को डेफिनेट नहीं बना सकते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे दैट को हम यूज नहीं करने वाले हैं, यहाँ हम यूज करेंगे विच को। ठीक है, विच करेक्ट हो जाएगा। कोई सिंपल था, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस था, इसमें कोई आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सीधा ये देखना है कि जिस चीज को हम रेफर कर रहे हैं वो डेफिनेट है नहीं है, डेफिनेट नहीं है, ए आर्टिकल यूज हुआ है, तो वहां पे सीधा विच यूज होगा, दैट हम यूज नहीं करेंगे। दैट हम तभी यूज करते हैं जब जो एंटीसीडेंट है वो एक डेफिनेट नाउन हो या एक डेफिनेट डिफाइनिंग क्लोज वहां पे बन रहा हो। सेकंड केस देखिए, दिस इज द हाउस दैट बिलोंग्स टू माय अंकल। अब फिर से हाउस आ गया, दैट मींस हु और हुम तो यूज होंगे नहीं, क्या यूज होगा, द को हमने यूज कर रखा है इस हाउस से पहले। द हमें पता ही है कि एक वीक डिटरमाइनर है, वीक एडजेक्टिव है, जो डेफिनेट तो बनाता है लेकिन अपना काम उतने अच्छे से नहीं कर पाता जितने से अच्छे से हमें जरूरत होती है। उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे विच भी लग जाएगा और दैट भी लग जाएगा, क्योंकि इसने डिफाइन तो कर दिया है, इसलिए हम दैट भी यूज कर लेते हैं, लेकिन उतनी अच्छे से नहीं किया। इसलिए यहाँ पे अगर आप विच भी लिखेंगे तो वो भी आपका ठीक होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन अगर इन दोनों में से आपको प्रेफर करना पड़े, वैसे तो एग्जाम में ऐसा कभी आएगा नहीं, अगर इन केस आ भी जाए तो वहां पे आपने विच की जगह पे दैट को प्रेफर करना है, सीधी सी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज द सेम वॉलेट डैश आई गिफ्टेड टू माय कजिन। ये वही वॉलेट है जिसे मैंने अपने कजिन को गिफ्ट किया था। अब यहाँ पे वॉलेट की बात हो रही है, फिर से हु और हुम तो पिक्चर में ही नहीं आएंगे। पिक्चर में बच गया क्या, हमारा विच बच गया और दैट बच गया और व्हाट भी बच गया। ठीक है, तो वॉलेट की बात हो रही है। अब इससे पहले लगा दिया हमने द सेम। अब जब मैंने आपको बताया था, अब इससे क्या होगा कि ये हमारा जो नाउन है ना, वो बिल्कुल डेफिनेट हो गया, स्पेसिफाई हो गया, पूरा एम्फेसिस पे अब आ गया है। अब इस केस में जब द सेम, द फ्यू, द लिटिल, ऑल, एवरीवन, नन, ये जब वर्ड्स यूज हो जाए हमारे एंटीसीडेंट के साथ, तो वो उसको बिल्कुल डेफिनेट बना देते हैं, स्पेसिफिक बना देते हैं। और जब वो काम पूरा हो जाए, स्पेसिफिक हो जाए, तो उस केस में हम कभी भी विच को यूज नहीं करेंगे। वहां पे एक ही प्रोनाउन यूज होता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग का केस हो, चाहे एनिमल का केस हो, चाहे नॉन लिविंग अदर थिंग्स का केस हो, एक ही प्रोनाउन यूज होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, और वो होगा हमारा दैट। ठीक है जी, समझ में आ गया। इससे भी रिवीजन हो रही है, हम कर चुके हैं सारे कॉन्सेप्ट्स, बस उसको हम फिर से रिवाइज करें ताकि फिर से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा अच्छी हो जाए। अभी लास्ट सेंटेंस आप देखिए, आई नो डैश यू मीन। मैं जानता हूं आपका क्या मतलब। अब इसमें क्या यूज करेंगे, ना तो मुझे पता है कि एनिमल्स के बारे में बात हो रही है, ना मुझे पता है ह्यूमन बीइंग के बारे में बात हो रही है, ना मुझे पता है किसी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात हो रही है। तो मैं क्या करूं, हु यूज करूं, हुम यूज करूं, दैट यूज करूं, विच यूज करूं, क्या यूज करूं? भाई मुझे पता ही नहीं, मैं बस जानता हूं आपका क्या मतलब क्या है, किस चीज के बारे में बात हो रही है, जो हमारा एंटीजेंट क्या है हमें पता ही नहीं, वो गिवन ही नहीं है,
यहाँ पे कुछ गिवन ही नहीं है जिसके बारे में बात हो रही है। बस मैं तो ये कह रहा हूँ आई नो व्हाट यू मीन, मुझे पता है आपका क्या मतलब है। तो वो क्या है, कौन से मतलब की बात कर रहे हैं, वो आपको गिवन ही नहीं है। तो दैट मीन कौन सा केस बन गया, एक केस बन गया जहां पे आपको कोई एंटीसीडेंट दिया ही ना हो। और जब कोई भी एंटीसीडेंट नहीं दिया हो तो वहां एक ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है एंड दैट इज व्हाट। तो यहां हम क्या यूज करेंगे, यहां हम यूज करेंगे ओनली वन रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज व्हाट। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई है, रिवीजन हो गई है। हर तरह के सेंटेंस हमने देख लिए हैं कि कहां हमें हु को यूज करना है, कहां हमने whom को यूज करना है। हु को हम वहां यूज करेंगे जहां हमें ह्यूमन बीइंग्स को रेफर करना, हमारा एंटीसीडेंट क्या है, कोई ह्यूमन बीइंग हो और हमें जरूरत हो एक सब्जेक्ट की। हमारे सेंटेंस में जो क्लॉजेस हैं उनमें एक सब्जेक्ट कम पड़ रहा हो तो हम हु को यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट्स हमारे पूरे हैं, हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो हम यूज करेंगे whom को। अगर हमारा जो एंटीसीडेंट है वो स्पेसिफिक है, डेफिनेट है तो हम यूज करेंगे दैट को। सेम लॉजिक अप्लाई हो जाएगा हमारा एनिमल्स और अदर थिंग्स के लिए। अगर हमारा एंटीसीडेंट नॉन स्पेसिफाइड है, स्पेसिफिक नहीं है, डेफिनेट नहीं है तो हम यूज करेंगे विच को। स्पेसिफाइड है तो हम यूज करेंगे दैट को। वहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं, जो भी होगा या तो विच होगा या फिर दैट होगा, हु और whom का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। और अगर एंटीसीडेंट हमें दिया ही ना हो, गिवन ही ना हो तो हम यूज करेंगे व्हाट को। तो हमने प्रोनाउन की एक्सरसाइज को तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो आपको बताना बहुत जरूरी है। उसके बगैर आप एग्जाम में मिस्टेक कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यूजुअली पूछे जाते हैं। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अब हमने देखा कि जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या काम करता है। वो या तो हमारा सेंटेंस में जो है, जो सेकंड क्लॉज है जिसके लिए वो यूज हो रहा है, उसका या तो सब्जेक्ट बनता है या क्या बनता है, या ऑब्जेक्ट बनता है। अब ऑब्जेक्ट बन गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सब्जेक्ट बन गया तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, कैसी आएगी? क्योंकि अब जो जानने वाली बात है वो ये है कि जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जो हमारा व्हाट है, दैट है, विच है, हु है, whom है, इनका खुद का कोई नंबर जेंडर होता ही नहीं है। सिंगुलर प्लूरल इनका कुछ नहीं होता है। तो फिर हम कैसे यूज करें, कैसे पता चलेगा कि हम सिंगुलर वर्ब यूज करें या प्लूरल वर्ब यूज करें? तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे आपको नाम से लगा, ये क्या करते हैं, ये अपने जो इससे पहले वाला जो क्लॉज है उसमें किसी नाउन को, किसी एंटीसीडेंट को रिलेट करते हैं बाद वाले क्लॉज के साथ। तो अब जिस वर्ड को वो रिलेट कर रहे हैं, जो एंटीसीडेंट है उस पर्टिकुलर प्रोनाउन का, उस एंटीसीडेंट का जो नंबर और जेंडर है उसी के अकॉर्डिंग बाद वाले क्लॉज में वर्ब आएगी। कैसे, चलो हम एग्जांपल से देख लेते हैं। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, वो कुछ ऐसे है कि मोदी इज वन ऑफ दोज लीडर्स हु आर वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। अब इस सेंटेंस में आप देखोगे हमने यूज किया है हु आर वेरी फेमस। अब यहां बात हो रही ह्यूमन बीइंग्स की, तो ठीक है, हमने जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है हु को यूज कर लिया। अब इसका एंटीसीडेंट क्या है, लीडर्स है, ठीक है। अब लीडर्स यहां पे प्लूरल है, अब यही यहां पे हु क्या काम कर रहा है, इस क्लॉज का सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। इस क्लॉज का सब्जेक्ट बन गया है तो इसमें क्या हुआ कि लीडर्स प्लूरल है तो हमने वर्ब को भी क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, चाइना इज ओनली वन ऑफ द कंट्रीज दैट हैव वोटेड अगेंस्ट इंडिया इन यूएन। हम कह रहे हैं कि चाइना उन कंट्रीज में से है जिसने इंडिया के अगेंस्ट वोट किया है यूएनओ में। जब हम मसूद अजहर को एक इंटरनेशनल टेररिस्ट का दर्जा दिलवाने की कोशिश करे थे, प्रपोजल इंडिया ने पेश किया था, तो बाकी सारे कंट्रीज ने तो इंडिया के फेवर में वोट किया था, लेकिन चाइना अकेला ऐसा कंट्री था जिसने क्या किया, हमारे अगेंस्ट में वोट किया और जो प्रपोजल था वो हमारा रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या कर रखा हमने, हम करें, अब हमने कहा ये एंटीसीडेंट क्या है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इससे पहले कंट्रीज है और हमने क्या किया, कंट्रीज के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब को यहाँ पे लगा दिया है। हमने क्या किया, वन ऑफ द कंट्रीज, द यहाँ पे यूज हो गया है तो हम दैट यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हमने किया क्या है, हमने यहाँ पे एक प्लूरल वर्ब लगा दिया। लेकिन मैं कहता हूं ये आपका गलत है। ये गलत कैसे है,
हमने क्या कर लिया है, हमने एक चीज दिमाग में बिठा ली है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन लगा उससे जस्ट पहले वाला जो वर्ड है वही हमारा एंटीसीडेंट है। ऐसा जरूरी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको उसको अपने एंटीसीडेंट को पहचानना पड़ेगा। जो वर्ड हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो किसको रेफर कर रहा है, उसका एक्चुअल एंटीसीडेंट कौन है वो हमें देखना पड़ेगा। हमें मीनिंग निकालना पड़ेगा, सेंस निकालनी पड़ेगी सेंटेंस की। हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा बाद वाले क्लॉज से। अब बाद वाला क्लॉज क्या कहता है, हैव वोटेड अगेंस्ट इंडिया इन यूएनओ। अब किसने इंडिया के अगेंस्ट वोट किया है, कंट्रीज ने वोट किया है या चाइना ने वोट किया है? कंट्रीज ने वोट किया है, चाइना ने वोट किया है। सिर्फ चाइना इज द ओनली वन ऑफ द कंट्रीज, केवल चाइना ही एक ऐसा देश है, केवल चाइना ने वोट किया है, बाकी कंट्रीज ने तो हमारे फेवर में वोट किया है। तो इसमें कौन हो गया एंटीसीडेंट, इसमें एंटीसीडेंट कंट्रीज कैसे हुआ, इसमें एंटीसीडेंट हो गया चाइना। अब चाइना एक है या मैनी है, सिंगुलर है या प्लूरल है? चाइना सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहां पे हैव नहीं होगा, हैज होगा। और हमारा एंटीसीडेंट अब चाइना है। अब चाइना क्या, अभी तो हमने ऐसे कुछ कोई डिफाइनिंग वर्ड यूज ही नहीं कर रखा, इसको हमने डिफाइन कर ही नहीं रखा, डेफिनेट बना ही नहीं रखा, तो हम दैट क्यों यूज करेंगे, हम यहां पे यूज करेंगे विच को। China is only one of the countries which has voted against India in UNO। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, इस भ्रम में ना रहे कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके जस्ट पहले वाला जो वर्ड है वही उसका एंटीसीडेंट है। नहीं, आप बाद वाले क्लोज को पढ़ेंगे, उससे आपको आइडिया आएगा, उसकी मीनिंग निकालने से आपको आइडिया आएगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन हमने यूज किया है वो किसको रेफर करने के लिए यूज किया। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, who are very famous across the world। कौन है फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड? कुछ लीडर्स हैं, अकेले मोदी जी फेमस नहीं है, पुतिन भी फेमस है, ट्रम्प भी फेमस है, शी जिनपिंग भी फेमस है, बहुत सारे लोग हैं जो फेमस है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये इस लीडर्स को ही रेफर कर रहा है, हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है लीडर्स को रेफर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगा दी है प्लूरल। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे उसने वोट किया हमारे अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट वोट किया है। किसने वोट किया है? अकेले चाइना ने वोट किया है। इसको कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ रूल्स आप देखते हैं बुक में, वो ये दिखा देते हैं कि आपको अगर सेंटेंस में द ओनली आ जाए, द वन आ जाए, तो वहां पे आपकी जो है वर्ब है सिंगुलर आ जाएगी। आप ऐसे मत जाइए, ऐसे मिस्टेक हो जाएगी आपसे। आपको देखना है, एक्चुअल में आपको आइडेंटिफाई करना है। आप सेकंड वाले क्लॉज को पढ़िए, उसका मीनिंग निकालिए, उसकी सेंस निकालिए और देखिए कि एक्चुअल में हमारे रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो कौन से वाला वर्ड बनने वाला है। उस वर्ड का नंबर जेंडर देखिए, उस वर्ड को देखिए, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्ड को यूज करेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि फेमस है अक्रॉस द वर्ल्ड। कौन फेमस है? अकेले मोदी जी फेमस नहीं है, और भी लोग हैं जो फेमस है, वो लीडर्स हैं जो फेमस है। तो मोदी जी जो उनमें से एक हैं, तो जो लीडर्स फेमस हैं, तो वहां पे लीडर्स ही हमारा एंटीसीडेंट है, और हमने वो प्लूरल था तो हमारा वर्ब भी प्लूरल आ गया। सेकंड केस में हमें पता चल गया कि सिर्फ चाइना ने हमारे अगेंस्ट वोट किया है, बाकी कंट्रीज ने वोट नहीं किया हमारे अगेंस्ट। सिर्फ चाइना इज द ओनली वन ऑफ द कंट्री, अकेला वो देश है जिसने हमारे अगेंस्ट वोट किया, तो वहां पे हमारा एंटीसीडेंट चाइना हो गया, न कि कंट्रीज होगा। लीडर्स की तरह कंट्रीज नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाद वाले क्लॉज से सेंस निकालिए, पता लगाइए कि आपका एक्चुअल में एंटीसीडेंट कौन है। सिर्फ ब्लाइंडली ये मत सोचिए कि रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले वाला जो वर्ड है वही एंटीसीडेंट है, ये जरूरी नहीं है। तो भाई इसी के साथ हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में, पूरा का पूरा पसीने से भीग गया हूं। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्रिशिएट माय हार्ड वर्क, माय एफर्ट्स। प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रोनाउन के अगले चैप्टर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।